जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक काल की। इससे पहले मैं आपको प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बता चुका हूं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा की थी, जो हमने पाषाण काल में देखा था, जो 4 भागों में बटा हुआ था। और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हमने चर्चा की थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 भागों में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर ली थी। प्रागैतिहासिक काल एक बार में हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। लेकिन ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक जो काल है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं: प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल जो स्टार्ट होता है वो वैदिक सभ्यता से लेकर हर्षवर्धन के समय 712 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद 712 जब अरबी आक्रमण होता है, वहां से हम मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है और हम पढ़ते हैं बक्सर के युद्ध 1757 तक। 1757 के बाद से लेके अब तक का हम इतिहास वो हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आए तो आप प्लीज एक कमेंट जरूर कर दिया करें। इससे मुझे भी खुशी मिलती है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं बाकी। और कुछ समय ऐसा आएगा कि आपके लिए लाइव क्लास, डायरेक्ट लाइव क्लास की व्यवस्था कर देंगे। थोड़ा सा अभी समय की किल्लत है हमारे पास भी। थोड़ा सा समय निकाल कर आपके लिए 15-20 मिनट की मैं आपको वीडियो बना के डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक काल, देखिए ऐतिहासिक काल को मैंने आपको बताया, ऐतिहासिक काल किस कालखंड को कहा जाता है जिसमें लिखित जानकारी मिली हो, लिखित जानकारी मिली हो प्लस पढ़ा जा सकता हो, ठीक है। उसको हम ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। बेटा इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? प्राचीन, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम हैं वो हम इससे शुरुआत करेंगे। जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत करेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे, तो हम प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। लेकिन अभी इससे पहले हम इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है आज का, ऐतिहासिक काल को जानने के स्रोत। ये हमारा हेडिंग है आज का और इसको हमें समझना है। इस पे ही हमें पूरे क्लास में अभी चर्चा करनी है, ठीक है। पहले अगर हम ऐतिहासिक काल को जानने की स्रोत करें तो स्रोत देखें तो हमने पहले देखा इसकी डेफिनेशन के इतिहास किसको कहा जाता है, जिसमें लिखित जानकारी मिली हो, जिसको पढ़ा जा सकता हो। लेकिन उसके साथ साथ पुरातात्विक स्रोत भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्रोत क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्रोत स्टार्ट से देख लेते हैं। सिक्का, कॉइन्स जिसको बोलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अब तक वैदिक सभ्यता से लेकर अब तक सिक्का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ आ रहा है। हर एक प्रत्येक शासक के उसमें हुआ है। हुमायूं के समय कैसा हुआ था? एक हुमायूं के समय जब हुमायूं था, उसकी जान एक उसने बचाई थी महार ने। तो उसके बाद उसको जब शासक बनाया गया था, उसने भी एक नया सिक्का चलाया था, उसका भी हम जिक्र करेंगे, ठीक है, शिहाबुद्दीन का, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक के जानने के स्रोत। स्रोतों में सबसे पहले हम लेंगे सिक्का, ठीक है। सिक्का, सिक्का किसी भी राजा के इतिहास के बारे में अगर जानना हो तो उसके द्वारा चलाए गए सिक्के पे आप रिसर्च कर सकते हैं, तो पूरा इतिहास उसका समझ में आ जाएगा कि हाँ उस राजा ने ये सिक्का चलाया था। अभी चर्चा करेंगे। दूसरा हम जान सकते हैं अभिलेखों से। अगर आपको अशोक का साम्राज्य जानना हो, अशोक का शासनकाल जानना हो, या अशोक का साम्राज्य के बारे में, राजनीति के बारे में जानना हो, तो उसके हम अभिलेख पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इतिहास को समझने के लिए, ठीक है। दूसरे पे नंबर पर आते हैं हमारे पास स्मारक।
देखिए स्मारक भवन जो होते हैं किसी भी सभ्यता का इतिहास जानने के लिए, जैसे अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास कैसे पता लगा? हमें उसके स्मारकों और भवनों से ही तो पता लगा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास हमें स्मारक भवन से हमें पता लगा है। तो याद रखेंगे स्मारकों से भी हम किसी भी राजा के बारे में या किसी देश के इतिहास के बारे में या उस सभ्यता के बारे में इतिहास हम जान सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं वहां के स्ट्रक्चर, यानी हम देखें तो मूर्तियां। मूर्ति कला जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी, ठीक है, राजा के शासन को या इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, तो मूर्ति कला भी एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। ठीक, दूसरा, उस देश में आए गए बाहर से आए गए लोगों के द्वारा भी हम उस देश का बारे में जानकारी या उस देश का इतिहास हम जान सकते हैं। यानी अगर हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है, विवरण। जैसे भारत में आए हैं बहुत सारे, इब्न बतूता है जो मोरक्को से आया था, उसने भी भारत के रेहला नामक पुस्तक में दिया था। ठीक है, तो ये जैसे पिलनी है और बहुत सारे हैं, तो ये सब विदेशी यात्रियों का जो विवरण जो भारत के बारे में उन्होंने लिखा है, तो विदेशी विवरणों से भी हम भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है साहित्यिक स्रोतों से। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से? वेद पुराण वगैरह जो हैं, ये सब साहित्यिक स्रोत होते हैं और स्रोतों से ही उस इतिहास यानी उस देश के इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे प्रामाणिक है। साहित्यिक स्रोत जो होता है ये सबसे प्रामाणिक है। स्मारक भवन भी प्रामाणिक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रामाणिक में सिक्का, अभिलेख और आपका विदेशी यात्रियों का विवरण और साहित्यिक स्रोत सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं किसी भी देश का इतिहास जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम चर्चा करेंगे सिक्के पर। ठीक है, सिक्के का प्रचलन कैसे हुआ, सिक्के पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सिक्के पर अगर चर्चा करें तो सिक्के में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताया होगा, तो इसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया था मैंने बेटा, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा, सिक्के से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेराकोटा एक सिक्का था जो मुख्यतः बनाया गया था मिट्टी से। किससे बनाया गया था लाडलो? मिट्टी से बना था। ठीक है, मिट्टी से बना था। इसका उपयोग किस समय किया गया, किसके समय में हुआ? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में इस सिक्के का उपयोग किया गया था। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा टेराकोटा क्या है? तो देखिए बेटा, गीली मिट्टी को पकाकर बनाए गए जो बनाई गई वस्तुएं टेराकोटा कहलाती हैं। याद रखेंगे, यानी गीली मिट्टी को, जैसे आज कुम्हार के हम देखते हैं दीप वगैरह बनाते हैं और घड़े वगैरह बनाते हैं, तो जो पहले क्या करते हैं वो गीली मिट्टी करते हैं, गीली मिट्टी से उसको डिजाइन करते हैं, डिजाइन से फिर उसको पका देते हैं, तो पक के जो लाल बन जाते हैं उसको हम टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा समझ गए होंगे टेराकोटा किसको कहा जाता है, यानी गीली मिट्टी को पकाकर जो बर्तन या जो वस्तुएं बनाई जाती हैं और उसको हम टेराकोटा कहते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर उस समय टेराकोटा है, बिल्कुल ये प्रमाणिक चीज है बेटा। आप रामपुर जा सकते हैं, रामपुर में रजा लाइब्रेरी में रामपुर रजा लाइब्रेरी में ये अभी भी आपको मिल जाएगा। टेराकोटा के सिक्के बिल्कुल रखे हुए, मैंने देख के आया था। मैं जब गया, मेरी जब नजर पड़ी तो मैंने देखा, अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का टेराकोटा का सिक्का, बिल्कुल विद उसके डेट उस पर पर्ची रखी हुई है कि उस समय का सिक्का है। तो टेराकोटा का सिक्का आपको वहां देखने मिल जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो जा सकते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा का सिक्का किससे बना था? मिट्टी से बना था, और ये किस समय चलता था? सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन ये पॉइंट यहां भी याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा से कोई वस्तुएं खरीदी बेची नहीं जाती थी।
केवल प्रचलन में था, लेकिन खरीदी बेची नहीं जाती थी। यहाँ पे जो लेन देन की प्रक्रिया थी वो वस्तु विनिमय दर थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला सिक्का आता है हमारा आहत सिक्का। आहत सिक्का, आहत या इसको कहा जाता है पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क कॉइन। ठीक है, पंचमार्क कॉइन ये पहला ऐसा सिक्का है जो किसी धातु से बना है। ठीक है, ये पहला सिक्का है जो धातु से बना है, पहला धातु का सिक्का। चलिए, पहला धातु का सिक्का पंचमार्क कॉइन, यानी आहत कॉइन जो है, आहत सिक्का जो है वो किससे बना है? धातु से बना है। आहत सिक्का किससे बना है बेटा? धातु से बना है। और ये किस समय चलता था बेटा? ये चलता था मौर्य काल के समय। मौर्य काल के राजाओं ने इसको चलाया था, मौर्य काल में प्रचलित हुआ। लेकिन याद रखेंगे इस पे कोई लिखावट नहीं थी, इस पे कोई लिखावट नहीं थी, इस पे कोई भी लिखावट नहीं थी। क्वेश्चन आया है पंचमार्क कॉइन पे किसका नाम अंकित है? किसी का नहीं, और बहुत सारे ऑप्शन दे दिए थे, या किसी की मूर्ति बनी हुई। तो यहाँ पे केवल चित्र बने हुए थे, ये पिक्टोग्राफ था, केवल चित्र बने थे, इस पे चित्र बने थे, ना कि कोई लिखावट थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो आहत सिक्का सबसे ज्यादा किस में प्रचलित हुआ? मौर्य काल में प्रचलित हुआ, और पहला धातु का सिक्का है। अगर याद रखेंगे पहला धातु का सिक्का कौन है, तो सोना चांदी वाला मत लगाना, किसको लगाएंगे? आहत सिक्के को। आहत सिक्का पहला धातु से निर्मित सिक्का है, जिसको पंचमार्क कॉइन कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बेटा मेहनत करो, मेहनत, पढ़ाई करो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है जीवन में। और इस तरह बचा मत किया करो कि हमें संघर्ष ज्यादा, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ती है। खाना खाते हैं, बिना मेहनत, बिना हाथ चलाए नहीं खा सकते, जरूरी करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष के बिना कोई लाइफ है ही नहीं। लाइफ अपने तरीके से जियो बेटा, खुशियां खुद ब खुद तुम्हें ढूंढती आ जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलिए देखते हैं। हमने किसकी बात कर ली? हमने टेराकोटा की बात कर ली, हमने आहत की बात कर ली। अब हम एक सिक्के का जिक्र करते हैं जो पर्ण कहा जाता है। पर्ण दरअसल चांदी का सिक्का था, पर्ण दरअसल चांदी का सिक्का था। एक ये क्वेश्चन आ चुका है, पर्ण सिक्का का प्रचलन किसने शुरू किया? तो पर्ण दरअसल चांदी का सिक्का था, और चांदी का सिक्का था, ये 3वीं शताब्दी में शुरू हुआ बेटा, 3वीं शताब्दी में। 3वीं शताब्दी में किसने चलाया? कुषाण शासकों ने। कुषाणों ने बेटा इस सिक्के को प्रचलित में किया। ठीक है, 3वीं शताब्दी में किसने प्रचलित किया? कुषाण शासकों ने। ठीक है, और इस पे ही पहली बार लक्ष्मी देवी की मूर्ति छपाई गई। ठीक है, लक्ष्मी देवी जी की, लक्ष्मी देवी। क्वेश्चन आ गया है ये, सर्वप्रथम लक्ष्मी देवी की मूर्ति किस सिक्के पर अंकित थी? तो पर्ण पर। ठीक है, और पर्ण किस धातु का बना था? चांदी का। पर्ण किस धातु का बना था? चांदी का। ठीक है, याद रखेंगे। चांदी के सिक्के में बात करें तो उसके बाद चांदी के सिक्के किसने जारी किए? तो उसके बाद शायद गुप्त शासक, हाँ, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद चांदी के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने, गुप्त शासक। उससे पहले किसी ने नहीं किए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और साथ में समुद्रगुप्त भी शामिल है। ठीक, साथ में समुद्रगुप्त भी शामिल है। ठीक, किसने किए? उसके बाद चांदी के सिक्के फिर किसने जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने और समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और ये सिक्का कौन सा था? पर्ण। पर्ण सिक्का किस धातु का बना था? चांदी का। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं सोने के सिक्के पर। सोने का सिक्का,
चलिए देखते हैं सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने चालू किया। सर्वप्रथम बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सोने के सिक्के के बारे में बहुत बार पूछ लिया गया है। सोने का सिक्का सर्वप्रथम यूनानियों ने जारी किया बेटा। यूनानियों द्वारा शुरू किया गया था। सोने का सिक्का किसके द्वारा शुरू किया गया था? यूनानियों के द्वारा। और सबसे शुद्ध किसने बनाया? सबसे शुद्ध जो जारी किया बेटा वो किया कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने, ठीक है बेटा, कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध चलाया, ठीक है। और सबसे अधिक किसने जारी किए? सबसे अधिक सोने के सिक्के, सबसे अधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो बेटा गुप्त शासकों ने, गुप्त शासकों ने, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। यानी सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने शुरू किया? सोने का सिक्का सर्वप्रथम बेटा यूनानियों ने शुरू किया। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने शुरू किए। और सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सबसे अधिक सोने के सिक्के बेटा किसने जारी किए? तो आपके गुप्त शासकों ने जारी किए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं शीशे की मुद्रा भी जारी हुई है बेटा। शीशे की मुद्रा, शीशे का सिक्का, शीशे का सिक्का पूछ लिया था, सिक्का। तो ये बेटा जारी किया था सातवाहन शासकों ने, सातवाहन शासकों ने, ठीक है। शीशे का सिक्का किसने जारी किया है? सातवाहन शासकों ने, ठीक है। ये अपने माइंड में सेव रख लेना कि भाई हम बात कर रहे हैं टेराकोटा, हम बात कर रहे हैं आहत सिक्कों की, हम बात कर रहे हैं पर्ण की, हम बात कर रहे हैं सोने के सिक्कों की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? शीशे के सिक्के की। तो शीशे का सिक्का किसने जारी किया है? सातवाहनों ने, ठीक है। एक आता मयूर शैली का विकास करके एक सिक्का जारी हुआ था, मयूर शैली। आपको बताऊंगा जब शैलियां पढ़ाऊंगा, जब आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे, यानी कला में जाएंगे, चित्रकला में, तो आपको बताएंगे मयूर शैली। देखिए मयूर शैली का विकास जो हुआ था, दरअसल मयूर शैली का जो विकास हुआ था वो गुप्त शासकों के समय हुआ था। और गुप्त शासकों में जो स्पेशल ज्यादातर जो फोकस किया था वो समुद्रगुप्त ने किया था। तो मयूर शैली का विकास, यानी मयूर शैली में जो सिक्के जारी हुए, मयूर शैली में जो सिक्के जारी हुए वो समुद्रगुप्त ने किए थे, समुद्रगुप्त द्वारा, ठीक है। मयूर शैली में जो सिक्के जारी किए थे सबसे अधिक, वो किसने किए थे? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। जिसमें वो खुद वीणा बजाते हुए दिखाया गया ना जी, वही ये सिक्का है। मयूर शैली में जो सिक्का है वो इसी का है। और सर्वाधिक जारी किए थे, ठीक है, मयूर शैली के। किस समय? गुप्त काल में। और गुप्त काल में भी किसके समय? समुद्रगुप्त के, गुप्त काल में, ठीक है, याद रखेंगे, गुप्त काल में। और समुद्रगुप्त ने सबसे अधिक किए, ठीक। एक आता है कोड़ी। कोड़ी आपने देखा होगा, आप कभी अपने मम्मी पापा से पूछना कि कोड़ी क्या होता है, तो वो बताएंगे कोड़ी उस समय उसके रूप में प्रयोग की जाती थी, पैसे के रूप में, ठीक है, याद रखेंगे। तो कोड़ी का प्रचलन कब से शुरू हुआ? कोड़ी का प्रचलन भी गुप्त काल से शुरू हुआ है, ठीक है। गुप्त काल में कोड़ी का प्रचलन पैसे के रूप में होता था, गुप्त काल में, ठीक है, याद रखेंगे। तो कोड़ी का प्रचलन कब से शुरू है? गुप्त काल से। आई होप समझ गए होंगे। अब तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? टेराकोटा पढ़ा है। टेराकोटा का प्रचलन किस समय था? सिंधु घाटी सभ्यता के समय। हमने आहत का पढ़ा, तो आहत सिक्के कब से प्रचलित हुए हैं? मौर्य काल के समय। हमने पढ़ा पर्ण सिक्के कब से शुरू हुए हैं? कुषाण शासकों के समय। और सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के जो जारी किए हैं वो किसने किए? चंद्रगुप्त, यानी गुप्त शासकों ने, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? यूनानियों ने। और यूनानियों में सबसे पहले जारी करने वाले कौन है? यूनानी। और सबसे शुद्ध जारी करने वाले कौन है? कुषाण। और सबसे अधिक जो भरमार करके जारी कर दिए हैं वो किसने के दिए हैं? ठीक है, गुप्त शासकों ने। उसके बाद हम देखते हैं शीशे का सिक्का। तो शीशे का सिक्का किस शासकों ने जारी किया? वो सातवाहनों ने जारी किया। उसके बाद देखते हैं मयूर शैली के जो सिक्के, जिसपे समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी उसको संगीत प्रेमी की संज्ञा दी जाती है इसको देखकर। तो मयूर शैली का जो सिक्का जारी किया था वो किसने किया था? गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों में भी
समुद्रगुप्त ने सर्वाधिक जारी किए थे। उसके बाद हम देखते हैं कोड़ी। कोड़ी किस काल में प्रचलित थी सबसे अधिक? तो वो किसके समय में थी? गुप्त शासकों के समय में सबसे अधिक प्रचलित थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक आता है चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का किसने जारी किया था? तो मैंने आपको बताया था ये किया था हुमायूं के समय। हुमायूं के समय किसने ये जारी किया था? शायद शिहाबुद्दीन ने, सॉरी, शिहाबुद्दीन। ठीक है, हुमायूं के समय किसने जारी किया था? शिहाबुद्दीन ने। हुमायूं जब शेरशाह पर आक्रमण करने के लिए गया था तो उस समय जब ये नदी में कूद जाता है तो शिहाबुद्दीन इसको बचा लेता है। ये मछुआरा होता है शिहाबुद्दीन, तो हुमायूं उससे वादा करता है कि तुम आइए दिल्ली और मैं आपको राजा एक बनाना चाहता हूं। तो शिहाबुद्दीन जाता है और एक दिन के लिए हुमायूं शिहाबुद्दीन को राजा बना देता है। तो शिहाबुद्दीन एक दिन में सोचा जाए क्या किया जाए, कुछ तो ऐसा किया जाए ना जिससे उसका इतिहास के पन्नों पर नाम दर्ज हो जाए। तो बहुत चालाक था शिहाबुद्दीन भी। तो शिहाबुद्दीन ने क्या किया, एक चमड़े का सिक्का जारी कर दिया। हुमायूं को भी कोई फर्क नहीं पड़ा कौन सा कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर इसका नाम दर्ज हो चुका है। तो चमड़े का सिक्का चलाने वाला कौन है? शिहाबुद्दीन है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आता है रुपया, जो इस समय हम मानते हैं। रुपए का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? तो रुपए का प्रचलन किया बेटा शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने और भी सिक्के जारी किए हैं। इनने एक जारी किया था अशरफी। अशरफी, अशरफी दरअसल सोने की होती थी। ठीक है, अशरफी सोने की होती थी। और एक इनने जारी किया था दाम। दाम चांदी का होता था। ठीक, दाम चांदी का होता था। ठीक, याद रखेंगे। ये तीनों जो जारी करने वाला है वो कौन है? शेरशाह, बिहार का शेर, शेरशाह सूरी। उस समय के समय है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जारी किए थे ये तीनों सिक्के। ठीक है, तो याद रखेंगे। सिक्कों का जो आपको सीरीज थी पूरी की पूरी, जैसे आहत सिक्के से लेकर, सॉरी, टेराकोटा सिक्के से लेकर आहत, आहत से लेकर पण, पण से फिर सोना, सोने से फिर शीशा, शीशे से हम मयूर शैली में आ गए थे। और मयूर शैली के बाद हमने चर्चा की थी कोड़े की, और कोड़े के बाद हम आ गए हैं चमड़े का सिक्का और रुपया, अशरफी और दाम पर। ठीक है, अब हम बोलते हैं ना क्या दाम दिया, तो दाम का जो प्रचलन करने वाला, दाम जो सिक्का जारी किया था वो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के बारे में याद रखना, इसने रुपया चलाया है। ठीक है, जो आज हम भारतीय मुद्रा में यूज करते हैं रुपया, तो रुपया जो चलाया है वो किसने चलाया है? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बेटा खुद पर भरोसा रखकर बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा और लगे रहिएगा, और मुझ पर भी भरोसा रखिएगा। मैं हमेशा अपने लिए ये बात सेव करके रखता हूं कि झुंड में रहने की आदत उन्हें होती जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं। जो शेर होते हैं वो भेड़ चाल से अलग ही चलते हैं। तो मेरा ये मानना है, और मैं खुद अकेले रहकर खुद तैयारी करता हूं, और आपको भी मैं चाहता हूं कि बेटा स्वतंत्र होकर आप तैयारी करें। 100% अगर लगे रहेंगे तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो इस बार आपकी मेहनत कभी बेकार जाने ही नहीं देगा। आप खुद भी जानते हैं कि मेहनत करोगे तो वो कभी बेकार नहीं जा सकती। ठीक है, चलिए तो अब अगले पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल को जानने के स्रोत में हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया है जिसको हमने सिक्का कहा। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अभिलेख। ठीक है, अभिलेखों के बारे में हम बात करते हैं। अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अशोक के अभिलेख हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख क्या है? ठीक है, अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख, सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक आता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है बेटा एपिग्राफी। एपिग्राफी, ठीक है, ये याद रखना।
अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ठीक है, और अभिलेख क्या होते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अभिलेख क्या होते हैं। देखिए, पत्थर पर अगर हम कुछ खोद कर लिख दें या खुदवा कर लिख दें, तो वो अभिलेख कहलाता है। ठीक है, अगर हम किसी पत्थर पर लिख दें, खुदवा कर लिख दें, तो वो क्या कहलाएगा? अभिलेख। यदि हम किसी छोटे पत्थर पर लिख दें, इस तरह से लिख दें, तो वो क्या कहलाएगा? शिलालेख। ठीक, यदि हम किसी खंबे वगैरह पे लिख दें, खंबे या कोई एकदम ऊंची आकृति, खंबा ही रहने दो, खंबा, यदि हम किसी खंबे पर खुदवा कर लिख दें तो क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख। सॉरी, स्तंभ लेख। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि अभिलेख क्या है और शिलालेख क्या है और स्तंभ लेख क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अभिलेखों में हम चर्चा करते हैं, ठीक, तो अभिलेखों में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख की। ठीक है, अभिलेखों की बात कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, जब हम बात कर रहे हैं हाथी गुफा अभिलेख की, तो हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया था? तो ये लिखवाया था राजा खारवेल ने। ये बहुत बार पूछ लिया है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? राजा खारवेल का। राजा खारवेल को क्या पड़ी थी कि वो अपना अभिलेख लिखवाने लग गया, वो अभिलेख लिखवा दिया। तो राजा खारवेल ने क्या किया था? कलिंग की विजय की थी। किसकी विजय की थी? कलिंग विजय के बाद। कलिंग विजय के बाद ये अभिलेख लिखवाया। अब माइंड में आ रहा होगा कि किसको हराया था? तो उस समय कलिंग का जो राजा था, कलिंग का राजा था बेटा नंदराज। नंदराज को हराया था। नंदराज किस वंश का था? नंदराज था बेटा गंग वंश का। पढ़ाएंगे, आगे आएगा सब आपको। गंग वंश का राजा था नंदराज। ठीक है, इसको हराकर ये कलिंग का राजा था, तो कलिंग पर आक्रमण कर राजा खारवेल ने नंदराज को हरा दिया। उस कलिंग विजय के उपलक्ष्य में हाथी गुफा अभिलेख लिखा गया। अब पॉइंट आता है कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? तो बेटा उड़ीसा में। कहाँ है बेटा? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 2 पर, इंपोर्टेंट अभिलेख आपको पढ़ा रहा हूं और याद भी रख लेना इनके बारे में। आता ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाया? तो बेटा ये लिखवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने क्यों लिखवाया था? इसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन पढ़ते हैं ना 7वीं शताब्दी में जी, हर्षवर्धन को हराया। हर्षवर्धन को जब हराया पुलकेशिन द्वितीय ने, तो उस विजय उपलक्ष्य में पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल अभिलेख लिखवाया। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन ऐहोल अभिलेख की अगर बात करें, स्थान कहां पर है? तो राजस्थान में। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में, याद रखेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं आपको बड़ी आराम से बता रहा हूं, समझा भी रहा हूं। हम बात कर रहे हैं हाथी गुम्फा अभिलेख की और मैंने बात की अभिलेखों की। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ठीक है, और अभिलेख किसको कहते हैं? यानी किसी पत्थर पर खुदवा कर अगर लिखवा दिया जाए तो अभिलेख, और किसी छोटे पत्थर पर खुदवा कर लिखवा दिया जाए तो शिलालेख, और किसी खंबे पर अगर लिखवाकर या स्तंभ पर अगर लिखवा देते हैं तो वो स्तंभ लेख कहलाता है। ठीक है, और अभिलेखों में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने बात की किसकी? हाथी गुम्फा अभिलेख की। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखवाया था? तो राजा खारवेल ने। क्यों लिखवाया था? कलिंग विजय के उपलक्ष्य में। कलिंग विजय
कलिंग की जब विजय की तो कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया। नंदराज, नंदराज किस वंश का था? तो हमने बता दिया गंग वंश का। उसके बाद हमने बात की ऐहोल अभिलेख की। अगर बात कर रहे हैं हाथी गुम्फा अभिलेख की, है कहाँ? उड़ीसा में। और उसके बाद जब ऐहोल अभिलेख की बात कर रहे हैं बेटा, तो ऐहोल अभिलेख किसने बनवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। किस लिए? हर्ष पर विजय, उसने हर्षवर्धन को हराया था, बहुत प्रतापी राजा था, 7वीं शताब्दी को, उसको हराया। इस विजय उपलक्ष्य में उसने अपने युद्ध का गुणगान करने के लिए क्या करवाया? ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख है कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, याद रखें। अब तक की सारी जो बात थी वो यहां तक की है। आगे हम देख लेते हैं, एक और अभिलेख की हम चर्चा कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख इस पर आएगा नहीं। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, ऐहोल अभिलेख है कहां पर? राजस्थान में। और हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक, हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ अभिलेख की। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात कर रहे हैं तो ये किसने बनवाया था बेटा? ये बनवाया था रुद्रदमन ने। रुद्रदमन ने क्यों बनवाया? इसने उस समय क्या किया था रुद्रदमन ने? जो सुदर्शन झील है बेटा, सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील की जब मरम्मत करवाई तो सुदर्शन झील के बारे में उल्लेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, और ये जूनागढ़ अभिलेख जो है, यह सुदर्शन झील की अगर बात करते हैं तो सुदर्शन झील जो है वो गिरनार की पहाड़ियों के बीच में है। पहाड़ियों के बीच, ठीक है, गिरनार की पहाड़ियों के बीच में जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो बेटा ये है गुजरात में। गुजरात, ठीक। और इससे पहले ऐहोल अभिलेख कहां था? राजस्थान। ठीक है, सुदर्शन झील की अगर बात कर ही रहे हैं तो सुदर्शन झील का प्रारंभ में निर्माण किसने करवाया था? देखिए, निर्माण की अगर बात करते हैं बेटा, स्टार्टिंग में निर्माण, और ये जो रुद्रदमन ने क्या करवाया है? ये मरम्मत करवाई है। निर्माण की अगर बात करते हैं तो निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे। सेनापति कौन थे? पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त। ठीक है, ये याद रखेंगे। सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने। किसका सेनापति था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जिस झील के उपलक्ष्य में जूनागढ़ अभिलेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त, मरम्मत किसने करवाई है? रुद्रदमन ने। ये आप 100% ध्यान रखना कि मरम्मत में किसने करवाई है? रुद्रदमन ने। और जूनागढ़ अभिलेख किस का वर्णन करता है? तो सुदर्शन झील का। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं प्रयाग अभिलेख। ये प्रयाग प्रशस्त अभिलेख। ठीक, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख की अगर बात कर रहे हैं तो इस अभिलेख को किसने बनवाया? इस अभिलेख को बनवाया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने क्यों बनवाया? अपनी 7 विजय उपलक्ष्य, 7 युद्धों पर विजय प्राप्त करने के बाद, विजय करने के उपलक्ष्य में, ठीक, अपनी 7 युद्धों पर विजय प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्त अभिलेख। और आप प्रयाग से याद आ गया तो ये होगा कहां? प्रयागराज में। प्रयागराज, प्रयागराज कहां पड़ता है? यूपी। ठीक है, चलिए एक दूसरा आता है जो प्रमुख है, सबसे ज्यादा बार पूछ लिया जाता है, ग्वालियर का अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। ठीक है,
ग्वालियर अभिलेख की अगर हम चर्चा करें तो इसको किसने बनवाया था? ये बनवाया था गुज्जर प्रतिहार शासकों ने। गुज्जर, सॉरी, ग्वालियर, हाँ, गुज्जर प्रतिहार वंश शासक, शासक ने बनवाया था ये, ठीक है। और इसमें गुज्जर प्रतिहार वंश की ही जानकारी मिलती है, की जानकारी, ठीक है, याद रखेंगे। ग्वालियर अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो गुज्जर प्रतिहार वंश की अगर जानकारी मिलती है तो किससे मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख है कहां पर? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन दे देगा ग्वालियर अभिलेख, प्रयाग अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। किस अभिलेख से गुज्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है? तो याद रखेंगे ग्वालियर अभिलेख। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद एक आता देवपाड़ा, देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख किसने बनवाया था? देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, देवपाड़ा अभिलेख ये बनवाया था विजय सेन ने। विजय सेन ने, विजय सेन ने अपनी विजय उपलक्ष्य के दौरान, और किस पर? बंगाल पर, बंगाल पर विजय, विजय के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में, ठीक है, विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था देवपाड़ा अभिलेख। और देवपाड़ा अभिलेख है कहां पर? बंगाल में, बंगाल, ठीक, ये याद रखेंगे अब तक की जो इंपोर्टेंट है। और एक और है शायद, उसका नाम मैं भूल, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ये बनवाया था नरेश यशोवर्मन ने, नरेश यशोवर्मन ने, यशोवर्मन, ये मालवा शासक था, ये मालवा शासक नरेश यशोवर्मन ने, ठीक है। और ये भी अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। सब जो भी है जीतने के उपलक्ष्य में बनवाता है, विजय उपलक्ष्य में, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो अभिलेख थे, जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की आवश्यकता है तो बहुत सारे, लेकिन कहाँ तक अपने माइंड को रखेंगे जो एग्जाम में कंटिन्यूटी आते रहते हैं, मैंने उन पर चर्चा की है, ठीक है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख सबसे ज्यादा राजा खारवेल, और कलिंग के बारे में पूछता तो आप नंदराज को लगा देंगे। उसके बाद ऐहोल के बारे में चर्चा कर लेता है। तो ऐहोल अभिलेख आपको पता है राजस्थान में। अगर बात करें जूनागढ़, तो जूनागढ़ कहाँ पर है आपका? गुजरात में। अगर बात करें प्रयाग तो कहाँ पर है? यूपी। ग्वालियर की बात करें तो मध्य प्रदेश। देवपाड़ा की बात करें तो कहाँ लगाएंगे आप? देवपाड़ा लगाएंगे आप बंगाल। और मंदसौर अभिलेख की बात करेगा तो लगाएंगे आप मध्य प्रदेश। अच्छा, नहीं लिखा है एमपी, ठीक है, याद रखेंगे, लिख लेंगे एमपी। चलिए, एमपी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये थे इंपोर्टेंट आपके लिए जो अभिलेख थे, ठीक है। अब इससे हम आगे चर्चा करें। आगे हम चर्चा करते हैं स्मारकों की। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? स्मारक था जी, स्मारक था। और अच्छा लगेगा, अकेले पढ़ाना थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि बंद रूम में आपके सामने और बच्चे आप सब लोग होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, बहुत आनंद आता है। थोड़ा हंसी मजाक, थोड़े से आपके सवाल, पर इसमें वीडियो बना रहे नहीं, आपके सवाल सुन पा रहे नहीं, आपको सुन पा रहे हैं, केवल कैमरे के सामने बोलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है बेटा। मैं खुद अपने आप में देख रहा हूँ, बड़ा मुश्किल पड़ता है सच में, एकदम मैं जज ही नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी इधर उधर ध्यान जाता है, बोले यार क्या। अब आप लोग हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम बात कर रहे हैं किसकी? स्मारक भवन की। स्मारक भवन, देखिए स्मारक भवन से कैसे इतिहास की जानकारी मिलती है। मैंने बताया ना, जैसे कि हमने खोजा था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, किसी की बात कर सकते हैं, बहुत सारे शहर आ सकते हैं इसमें। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से एक संस्कृति निकली जिसको कहा गया
सिंधु घाटी निकली। उस सिंधु घाटी का इतिहास हमें पता लगा कि नहीं लगा? वो क्या है, एक भवन ही तो है, पूरा स्मारक भवन ही तो बने हुए हैं सब, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो शहर, यहाँ पे देखो स्थल एक है स्नानागार और इसमें ही एक है भवन था अन्नागार जी। और हड़प्पा में हम देख रहे थे बहुत सारी लकड़ी का ताबूत वगैरह बहुत सारे सामान मिले थे। तो याद रखेंगे जैसे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जो शहर खोजे गए, तो जैसे इनसे एक सभ्यता की जानकारी होती है, यानी एक सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी होती है, तो उसी प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसमें बस इनको ज्यादा वो करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक आता अरिकमेंडू है, अरिकमेंडू के एक स्थल है, इसकी जब खुदाई हुई तो पता लगा भारत के प्राचीन में रोम और भारत के व्यापारिक संबंध थे। देखिए कितनी अच्छी बात पता लगी हमें, व्यापारिक संबंध थे प्राचीन काल में, ठीक है। और ये हमें कौन बता रहा है? अरिकमेंडू। और हम अगर देख रहे हैं तो एक सभ्यता की जानकारी कौन दे रहा है हमें? देखिए ये एक समाज की जानकारी मिल रही है और इससे व्यापार की जानकारी मिल रही है। तो इतिहास तो पता लग रहा है ना कि हमारे संबंध केवल हमारे अपने लोगों से नहीं है, बाहर के लोगों से भी हम संबंध रखते थे प्राचीन काल से ही, ठीक है जी, बिल्कुल। अब बेटा मैं आपको बताऊं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना आज के लिए वैसे इतना ही है, बस इससे आगे नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान लगाकर सच में पढ़ लीजिएगा बेटा, मैं सच में कहता हूँ आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़ें, ये भी कोई शर्त नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको कंटिन्यूटी पढ़ाता रहूंगा जब तक बच्चे आप सब मैसेज करते रहेंगे सर हमें पढ़ाइए, मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। एक समय थोड़ा सा आपके लिए जरूर निकालूंगा, ठीक है। हमारे दोस्त थे थोड़ा सा अपसेट थे, तो वो कुछ बता नहीं पा रहे थे अपने घर, तो जब ना मुझे बताया, बहुत ज़्यादा मैंने पूछा, लेकिन जब वो घर गए, घर जाकर बोले क्या बात? बोले बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही है और बहुत ज़्यादा सो गया हूँ, तो उस वजह से मेरी आंखें लाल वगैरह हो रही हैं। लेकिन नहीं, उनकी मम्मी ने पहचान लिया, तो बाद में आकर कह रहे थे, बोले यार कामिल भाई, बोले ऐसे ऐसे यार, ऐसे ऐसे बात थी और आज मम्मी ने पहचान लिया मुझे कि ऐसे ऐसे अब तू रोया है। तो मैंने उनसे कहा था मैंने कि देख भाई, माँ तो सिर्फ माँ ही होती है जो हर हाल में पहचान लेती है कि आंख मेरे बेटे की सोने से लाल हुई है या रोने से। तो इसलिए मैंने कि बेटा कोई बात छुपाया मत करो, क्योंकि माँ माँ होती है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।